स्टॉक सिलेक्शन के इस दूसरे वीडियो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग इन्वेस्टिंग के पर्पस से एक वैल्यू स्टॉक को चुनने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। इसमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसमें पूरे डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग एक अच्छे स्टॉक को चुनने के लिए उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें किस तरह की कंपनी को चुनना है, और उसके बाद उसमें किस किस पॉइंट्स को देखना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस तरह के पॉइंट्स को चुनना है, विच कंपनी टू सेलेक्ट, हम लोग बात करेंगे विच कंपनी टू सेलेक्ट। तो हमें एक इन्वेस्ट इन फ्यूचर डिमांड कंपनी, ऐसे कंपनी को चुनना है जिसका फ्यूचर में डिमांड ज्यादा हो। फ्यूचर डिमांड ज्यादा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स, खाने पीने की सामग्री, घर में यूज होने की सामग्री, फ्यूल एंड पावर, रॉ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज होती है, उस तरह की कंपनी को चुनना है जिनका डिमांड फ्यूचर में बढ़े घटे नहीं। और दूसरा हम लोग को क्या देखना है, अवॉइड स्मॉल कैप कंपनीज हु हैव बिग कॉम्पिटिटर्स। स्मॉल कैप कंपनीज को हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, जिनके कंपिटिटर्स मार्केट में ज्यादा हो। कोई ऐसी कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट को बना रही है जो और भी कंपनियां उस प्रोडक्ट को बना रही है लेकिन उससे बेहतर बना रही है, तो ऐसे छोटी मोटी कंपनी को हम लोगों को अवॉइड करना है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है हम लोगों को, इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एंड टेक कंपनीज, जो फाइनेंस रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसे कंपनी को हम लोगों को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, सॉफ्टवेयर और एआई कंपनी हो गया, ये ऐसे कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा आने वाले समय में। अगला क्या देखना है, लुक एट द मोनोपोली ऑफ द कंपनी, कंपनी के मोनोपोली को चेक करना है कि कंपनी का मोनोपोली क्या है, अपने ग्रोथ के लिए रिलेटेड, अपने आगे वाले फ्यूचर से रिलेटेड कैसा मोनोपोली है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे कि ब्रांड रिकॉग्निशन के बारे में देखेंगे कि कंपनी का ब्रांड का वैल्यू कैसा है, उसकी पहचान कितनी है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल में आप देखेंगे कि एप्पल कंपनी के बारे में बात करें तो एप्पल में देखेंगे हर कोई जानता है कि एप्पल एक अच्छा ब्रांड है, इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है। किसी भी पर्सन से अगर आप इसके रिव्यू लेंगे तो बोलेंगे बहुत अच्छा ब्रांड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका कंपनी का लीडरशिप चेक करना है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है और कितने समय से कंपनी में स्थापित है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है हाउ लॉयल एंड हैप्पी देयर कस्टमर्स आर, आपको चेक करना है कि कंपनी का कस्टमर जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो कितना लॉयल है, मतलब उस कंपनी के प्रति कितना लॉयल है, वो ईमानदार है। और दूसरा कितना हैप्पी है खुश है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैमसंग की बात करें, तो आप अगर सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं, कोई फ्लैगशिप मोबाइल, तो आपको पता है कि कंपनी एक बेहतर, पैसे लेकर एक बेहतर प्रोडक्ट मुझे दे रही है और आप उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, और आप लोगों को इस बारे में बताएंगे भी कि इस कंपनी का प्रोडक्ट को यूज करना सही है। तो ये तो हो गई हमें कंपनी को सिलेक्ट करने का तरीका, किस क्या क्या चीजों को ध्यान रख के हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, आइए, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि कंपनी में हमें क्या क्या देखना है, कौन कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोगों को देखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है किसी भी कंपनी का, तो वो उसका होता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वास्तविक मूल्य। किसी कंपनी का एक वो वास्तविक मूल्य क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये बताता है हमें कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना है। दूसरा हम लोग चेक करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट का, अगर मार्केट को खरीदने जाइएगा अगर आप किसी भी स्टॉक को, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना है, कितने पैसे देकर आप उसे कंपनी को खरीद सकते हैं। मार्केट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन तीन तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनियां होती है जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ या उससे ऊपर होता है, वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती है। ऐसे कंपनियां वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं,
वेल एस्टेब्लिश्ड होती है कंपनी, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क होता है ऐसे कंपनी में, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड है तो रिस्क रिस्क कम रहेगा, पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है आपका मिड कैप कंपनीज, जिसका मार्केट वैल्यू अगर 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है, तो वो आपका आता है मिड कैप कंपनीज में। ये आपका मॉडरेट कंपनी होती है, मॉडरेट, इसमें लिक्विडिटी भी मॉडरेट होती है। लिक्विडिटी मतलब डिमांड और सप्लाई। और तीसरा आपका रिस्क भी इसमें आपका मॉडरेट होता है, रिस्क भी कम होता है। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क आपका लो होता है, मिड कैप कंपनीज में मॉडरेट रिस्क होता है। वहीं अगर बात करें हम स्मॉल कैप कंपनीज की, तो स्मॉल कैप कंपनीज उन कंपनियों को कहते हैं जिनका 5,000 करोड़ से कम है मार्केट वैल्यू। अगर आप उस कंपनी को खरीदने जाएंगे तो आपको 5,000 करोड़ में आप खरीद सकते हैं या उससे कम में। तो ऐसे कंपनी जो होते हैं वो अर्ली ग्रोथ स्टेज में होते हैं। अर्ली ग्रोथ स्टेज मतलब ये सब ग्रोइंग पीरियड में होते हैं कंपनी अपनी, और इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा होते हैं मार्केट में ऐसे कंपनीज के। रिस्क ज्यादा होता है। ये आप प्रिफर कर सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है पीई रेशियो, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? शेयर प्राइस, मार्केट स्टॉक का जो स्टॉक प्राइस होता है या शेयर प्राइस होता है, उसको डिवाइड करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक टर्म होता है कि पर शेयर पे कितना अर्न कर रही है कंपनी। ये आपको फंडामेंटल्स अगर आप चेक करेंगे तो वहां आपको लिखा मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस है 250 रुपए और अर्निंग पर शेयर है आपका 12.5, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। मतलब ये जो 20 वैल्यू है ये आपका पीई रेशियो हो गया। तो पीई रेशियो क्या सजेस्ट करता है? अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो सजेस्ट कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उस स्टॉक में। लोग ज्यादा प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं, मतलब ज्यादा 1 रुपए अर्न करने के लिए वो 20 रुपए तक पे करने के लिए रेडी हैं, इस तरह से समझिए आप इसको। तो ऐसे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहता है। वहीं अगर पीई रेशियो लो होता है, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो लो है, तो इसका मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, और इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन लो है कि कंपनी ग्रो करेगी, इसलिए वो पैसे कब लगाना चाह रहे हैं इस पे। तो हम लोग जानते हैं कितना पी रेशियो एक्चुअल में होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो 10 से कम है, 10 से कम है, तो ये कंपनी समझ जाइए अंडर वैल्यूड है, पहली बात तो। और दूसरी बात, कंपनी अपने कमाई के हिसाब से सस्ता मिल रहा है, इससे आप लोग ये जान सकते हैं। और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद भी कम मानी जाएगी ऐसे कंपनियों के द्वारा, कंपनी से। अगर पीई रेशियो 20-30 या उससे ऊपर है, 20-30 या उससे भी ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू अपने हिसाब से, ज्यादा वैल्यू में कंपनी मिल रही है, स्टॉक मिल रहा है उसका। ऐसे कंपनी का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर इसका डिमांड बढ़ेगा। तो मार्केट अगर बुलिश है, एक टर्म समझिए यहाँ पे, अगर मार्केट बुलिश है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो पीई रेशियो भी आपका जो है बढ़ेगा। अगर मार्केट बियरिश है, नीचे की ओर जा रहा है, तो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आपका घटेगा। तो प्राइस और अर्निंग रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, ये
फ्लक्चुएट करते रहता है। तो सिर्फ प्राइस और अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो देखकर आपको स्टॉक नहीं चुनना है। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टॉक को चेक करके ही इन्वेस्ट करना है। आपको एक जासूस की तरह काम करना पड़ेगा स्टॉक सिलेक्शन में, ताकि आप एक बेहतर स्टॉक को इन फ्यूचर जिसका डिमांड ज्यादा हो वो आप चुन सकते हैं, और उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आइए चौथा पॉइंट को जानते हैं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? तो बुक वैल्यू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज को अगर आप घटाते हैं तो बुक वैल्यू होता है। हर कंपनी का उसका एसेट्स होता है और कुछ लायबिलिटीज होती है, जो आप मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। तो यहीं से हम लोग बुक वैल्यू भी डिसाइड करेंगे। तो बुक वैल्यू क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। किसी भी कंपनी का टोटल एसेट्स को हमको चेक करना है, उसका टोटल एसेट्स कितना है। ये आप लोग फाइनेंशियल्स में जाके कंपनी को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से घटा देंगे टोटल लायबिलिटीज को। अगर दोनों को घटाते हैं तो हमको कंपनी का लेखा जोखा मिल जाएगा कि कंपनी का बैलेंस शीट और लेखा जोखा क्या है। जो बैलेंस शीट पे आधारित होता है, कंपनी के बैलेंस शीट पे आधारित होता है। अभी इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आधारित है बुक वैल्यू बैलेंस शीट पे। तो इससे हमें एक वास्तविक मूल्य पता चलता है कि कंपनी का वास्तविक मूल्य को समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो क्या होता है? तो पीबी रेशियो को हम लोग कह सकते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? पीबी रेशियो। इसमें क्या है? मार्केट पर शेयर, पर कंपनी के स्टॉक का पर शेयर का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है। तो इससे हम लोग को पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस का वैल्यू है 592, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और उसका बुक वैल्यू हम लोगों ने निकाला 373, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 592 को 373 से, तो आपको आ जाएगा 1.73। तो 1.73 जो हो गया ये आपका हो गया पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो पीई रेशियो के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। पीई रेशियो के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता ज्यादा, क्योंकि ये वास्तविक एसेट्स और लायबिलिटीज पे आधारित होता है कंपनी के। तो ये एक फिक्स होता है आपका अमाउंट जो भी होता है। तो ये आपका एक वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे मेरा पैसा एक सही स्टॉक पे लगे, उनके लिए ये चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे हम लोग बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट मतलब होता है उधार देने वाला। उधार देने वाला, ठीक है। और इक्विटी ओनर जो होता है कंपनी का, उसको कहते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या दर्शाता है। ये आपको दर्शाएगा कि कंपनी ने कितना उधार ले रखा है अपने पर स्टॉक्स पे। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.40, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि कंपनी ने 1 रुपए पे 0.40 का कर्ज ले रखा है। कंपनी अगर कंपनी के 1 रुपए पे उसने 0.40 का कर्ज ले रखा है, तो 0.40 अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो इससे हमें ये पता चलता है। अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा अच्छा है, अगर ज्यादा होता है, तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उसको उधार देने वाले लोग भी ज्यादा है। आगे जानते हैं डिविडेंड यील्ड। अगर कोई कंपनी में आपका अपने स्टॉक बाय कर रखा है, कंपनी के आप एक पार्शियल ओनर हो गए, तो कंपनी आपको कितना डिविडेंड पे कर रही है, ये भी चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक अपने कंपनी अपने स्टॉक होल्डर को कितना डिविडेंड यील्ड पे कर रही है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं।
आगे हम लोग जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मतलब होता है कि कंपनी का शेयर्स किन किन हाथों में और कितने मात्रा में है। तो ये भी आप फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो वहां आपको ये भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है कि प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स मतलब होता है कि कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो उनको रन करते हैं, उनके हाथ में, उनके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसको प्रोमोटर्स प्लेजिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, DII। डोमेस्टिक में LIC हो गया, जो भी कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड्स, इन सब का कितना योगदान है कंपनी में, कितना का इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, स्टॉक, कंपनी के स्टॉक में। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, FII, मतलब बाहरी कंपनी, इंडिया से बाहर जो भी कंपनी है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी के स्टॉक में। तीसरा है रिटेलर्स। रिटेलर्स आप लोग जानते हैं, जो हम लोग होते हैं, नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स होते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रिटेलर्स। हाँ, लोग नॉर्मल पीपल्स का कितना स्टॉक में सिलेक्शन है, कितना उन्होंने स्टॉक्स बाय कर रखा है, किस रेशियो में। तो इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग उसके बाद हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये आपको चेक करना ही करना है। तो बैलेंस शीट को हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसमें हम लोग देखते हैं टोटल करेंट एसेट्स, टोटल करेंट एसेट्स कंपनी का जितना भी एसेट्स है, और टोटल करेंट लाइबिलिटीज कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज है, कर्ज हैं, उसको आप लोग डिवाइड करेंगे। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट जो आना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा इसलिए होना चाहिए कि सपोज डेट वो कंपनी कितना कैपेबल है अपने, अगर मान लीजिए कंपनी डूब जाती है, तो अगर उसका बैलेंस शीट 1 से ज्यादा है, 1.5 है, या जो भी है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना सक्षम है आपके अपने लोगों को, इस कंपनी डूबने के बाद कितना पैसा वो अपने लोगों को चुका सकती है। ठीक है। अगला हम जानते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं कंपनी का टोटल रेवेन्यू, कंपनी का टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना कंपनी जनरेट करती है। तो इसको हम लोग, अगर किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, पहले हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? तो सपोज डेट हम मानते हैं नेट इनकम। पहले हम लोग कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे, कंपनी का नेट इनकम कितना है। नेट इनकम को देखेंगे, तो नेट इनकम कैसे निकलता है? तो नेट इनकम आपका निकलेगा ऑपरेटिंग इनकम, जो भी आपका है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना कंपनी जनरेट कर रही है, उसको जब माइनस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम से। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम किसको कहते हैं? जितना खर्च, मान लीजिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 46 बिलियन, किसी भी कंपनी का 46 बिलियन है, सॉरी, कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 46 बिलियन डॉलर, और उसका खर्च, लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट सब मिला करके 16 बिलियन डॉलर खर्च आता है। तो इसको घटा करके आपको बचा 30 बिलियन। तो ये आपका हो गया नेट इनकम। तो नेट इनकम कंपनी का अगर सही है, तो आप कंपनी को चेक कर सकते हैं उसके इनकम स्टेटमेंट के द्वारा। और इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, इसमें हम एक चीज का ध्यान आप और रखिएगा, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। इनकम, सॉरी, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल रेवेन्यू से, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, तो आपका आएगा एक प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन 5% है,
या उससे कम है तो कंपनी लो परफॉर्म कर रही है। अगर ये 5% से 10% तक है तो कंपनी अच्छा है। अगर ये 20% या उससे ज्यादा है तो ये हाई मार्जिन कंपनी है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग चेक करेंगे, लास्ट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि कंपनी में आप देखेंगे कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनी में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही है, मतलब कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसमें कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है अपने पैसे को एक बेहतर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, एक बेहतर कंपनी बनाने के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है बैंक से या अदर्स जो भी हैं अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो ये तीन चीज, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बाकी उधर जो भी सारे पॉइंट्स मैंने बताया, अगर इन सब चीजों को आप अच्छे से चेक करेंगे तो आप एक बेहतर स्टॉक को चुन पाएंगे। तो इस वीडियो को देख, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।